स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं कैसी हो सरकार। 5 साल के लिए हम जिन हाथों में भारत का भविष्य सौंप रहे हैं, हर नागरिक, हर मतदाता ये अपेक्षा करता है कि अगली 5 साल की सरकार हो, वो कैसी हो। अलग अलग सेक्टर के लोगों से हमने 3 दिन तक बात की। आज हमारे साथ इस तरह के लोग हैं जो कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी होती है, और उसी से जुड़े अलग अलग लोग हैं हमारे साथ में, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगली जो सरकार होगी 5 साल, बेशक किसी के भी हाथों में जाए, लेकिन वो कैसी हो, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या वो लोग मानते हैं भविष्य को लेकर के। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जेपी शर्मा साहब से। पूर्व प्रोफेसर हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसी हो अगली सरकार। जो नई सरकार बनने जा रही है, उनके सामने अनेक प्रकार की आर्थिक चुनौतियां हैं, और सबसे जो मुख्य बात है, जो जनता ने मैंडेट दे रही है, जैसा हम समझ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जन को महंगाई से त्रस्त है वो लोग, उनके लिए सरकार को कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उसके लिए यह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में द्रुत गति से विकास को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को राहत मिले। 2 इसमें निश्चित रूप से निर्णय लेने पड़ेंगे। एक तो ये कि उत्पादन की दर को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं उनके मूल्य में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको कैसे नियंत्रित रखा जाए। ये मुख्य चुनौतियां आने वाली सरकार के सामने होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए 2 दिन में पिछले 1 वीक से लगभग ऐसा हो रहा है कि कैपिटल मार्केट में भी जो ट्रेंड्स है वो ठीक आ रहे हैं, रुपए की जो वैल्यू है वो ठीक से अप्रिशिएट हो रही है। तो इससे लग रहा है कि जो भी नेतृत्व आने वाला है, जनता को और औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र को ये विश्वास है कि आने वाला नेतृत्व काफी मजबूत होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूती के साथ उभर करके सामने आएगी विश्व स्तर पर। जी, शंकर जी हैं हमारे साथ में, आर्थिक विश्लेषक भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, सीए भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य की सरकार से एक पार्टी प्लेटफॉर्म को अगर एक बार हम भूल जाए तो क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, पार्टी प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। जब कोई भी शासक नई सरकार आती है तो उसके सामने चुनौतियां तो रहती है, लेकिन वो शासक कौन है और उसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। आज गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो काम सारी देश के सामने है, और उसी मॉडल को बार बार में उन्होंने हर जगह पर कहा है कि हम गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में हमने किया, गुजरात में हमने ये किया, सब बातें कह करके चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम आ रहे हैं। तो एक आदमी की क्रेडिटेबिलिटी है कि भाई वो आदमी की साख है कि उसने गुजरात में इतना अच्छा काम करके 12 साल में दिखाया है। आज गुजरात के अंदर जो उनकी वार्षिक योजना 7,600 करोड़ रुपए थी 2003 के अंदर, वो आज 38,000 करोड़ पे ले आया है वो। इसके अलावा जो बीपीएल जो पूरे देश के अंदर जो है 5 से 7% कहीं कम या ज्यादा हुआ है, पर वहां बीपीएल 39% थे, जो 39 से 26% पे आ गए वो। तो इस तरह से अनेकों बातें हैं। एग्रीकल्चर के बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा, तो एग्रीकल्चर आज की तारीख में गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है तो गुजरात में हुई है। तो इसलिए उनकी हमारे सामने एक साख है कि उन लोगों ने वहां गुजरात में कितना अच्छा काम करके दिखाया है, और कोई नौसुखिया व्यक्ति नहीं आ रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से जितनी भी बातें अभी चुनाव के दौरान आई है, महंगाई, भ्रष्टाचार, और जो कांग्रेस ने मॉडल पेश किया 10 साल के अंदर, उस सारे मॉडल से हट करके काम करेंगे और देश की जनता को निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जी, सीताराम जी हमारे साथ में। सीताराम जी, आप एक इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं और कांग्रेस का एक लंबा आपको अनुभव रहा है, लेकिन इस बात को हम भूल करके एक बार जानना चाहेंगे कि भविष्य की सरकार एक उद्योगपति के नाते क्या अपेक्षा करते हैं? पार्टी लाइन की तो यहाँ पे आज कोई बात ही नहीं है। बात कर रहे हैं सिर्फ आने वाली सरकार और आने वाली नीतियों की। नीतियों में जैसा एग्जिट पोल ने बताया और एनडीए की सरकार आ रही है, तो मैं तो चाहे एनडीए की आए चाहे यूपीए की आए, लेकिन जो घोषणा पत्र ये करते हैं, और घोषणा पत्र के अंदर एग्रीकल्चर देखिए हमारी जननी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उद्योग भी हमारी जननी से कम नहीं है। आज रोजगार भी देते हैं, इकोनॉमी भी पैदा करते हैं, और देश का विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका जीडीपी के अंदर है, वो एग्रीकल्चर और उद्योग की है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी सरकार आए अपने घोषणा पत्र के आधार के ऊपर औद्योगिक
नीति के ऊपर ध्यान दे। ओनली एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने से देश में विकास नहीं होगा। उद्योग, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन आप उद्योग को भूल करके और सिर्फ इस बात के डर के ऊपर कि नहीं साहब किसी उद्योगपति से हम मिल लेंगे या किसी उद्योगपति को हम फायदा दे देंगे या 1 रुपए मीटर में जमीन दे देंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना तो जनता को सोचना चाहिए, ना सरकार को सोचना चाहिए। ये उद्योग एक भारत की विकास दर बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और जैसे आज कंपनी एक्ट बनाया, इन्होंने नया कंपनी एक्ट बनाया, मैं कह रहा हूं कि आज कानून के हिसाब से हो सकता है उन्होंने उस एक्ट को वैसे बनाया जैसे कोई पब्लिक इश्यू कंपनी है ना, उनके लिए बना दिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे 4 लाख कंपनी है, उसमें पब्लिक इश्यू ओनली 25,000 कंपनी होंगी। 3,75,000 प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप टाइप की कंपनियां हैं, जो हर आदमी खुद इंडिविजुअल उसको करता है, उसको ध्यान में नहीं रखा। आज हमने कोई भी सरकार है, चाहे यूपीए है चाहे एनडीए है, वो कल मालूम लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कोई भी फैसले लो, वो प्रैक्टिकल फैसले लो। गुजरात में और मोदी जी को देश में बहुत बड़ा फर्क है। गुजरात एक छोटा सा स्टेट है जिसमें 182 विधानसभा क्षेत्र हैं, और भारत एक विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा मानचित्र के ऊपर देश है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। राजस्थान में और गुजरात में बहुत बड़ा फर्क है काम करने में। वहां पे पानी की प्रॉब्लम नहीं है। आज एक बात बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विकसित क्यों, क्या हुआ आप बताएं। एक भिवाड़ी एक छोटा सा टापू है राजस्थान का, छोटा सा टापू, जिसको सिर्फ ये मौका मिला कि वो दिल्ली के पास में है, और वो टापू आज वहां पे भिवाड़ी, ये पोजीशन हो गई कि भिवाड़ी विकास प्राधिकरण बन गया, जबकि आपकी यहाँ पे 5 सीटियां हैं, वहां पे कोई प्राधिकरण नहीं बना। जोधपुर विकास प्राधिकरण भी बाद में बना है, भिवाड़ी विकास प्राधिकरण बन गया, एनसीआर हो गया। आज राजस्थान के अगर सबसे बड़े मानचित्र के ऊपर औद्योगिक में देखा जाता है तो भिवाड़ी, उसका रीजन राजस्थान सरकार नहीं है, उसका रीजन है दिल्ली, क्योंकि वहां पे जो माल बनता है उसका मार्केट मिला हुआ है। हमें ये चाहिए, हमारी सरकारों को ये चाहिए कि मार्केट डेवलप करें, मार्केट पैदा करें। गुजरात के अंदर महाराष्ट्र सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, चाहे आप इसके कारण ले लें, आप एनवायरमेंट के कारण ले लें, चाहे कीमतों के कारण ले लें, और दूसरा पोर्ट है वहां पे, तीसरा पानी नदियां हैं वहां पे। तो गुजरात तो विकसित था, गुजरात पहले से विकसित था। विकसित जो विकसित क्षेत्र हैं उनको विकसित करना चाहिए भारत सरकार को, जीडीपी वहां से बढ़ेगी। गुजरात लास्ट सैचुरेटेड है, उसके बाद में गुजरात नहीं बढ़ सकता। अभी जैसे बढ़ाना पड़ेगा इनको, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, आप हरियाणा को क्या बढ़ाएंगे? हरियाणा के अंदर 10 करोड़ रुपए बीघा की जमीन होगी, क्या बढ़ाओगे आप उसको? कोई 50 करोड़ रुपए बीघा की थोड़ी कर दोगे। दिल्ली और हरियाणा बराबर हो गया। तो हमें आने वाली सरकार से हम ये चाहते हैं कि उद्योगों के विकास के साथ साथ उन राज्यों का विकास करना चाहिए जहां पे आज विकास नहीं है। मैं एक बात बताऊं, कभी आप जाइए छत्तीसगढ़, जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, और वहां की स्थिति यह है 10 साल से बीजेपी का है, 15 साल से बीजेपी का शासन है। वहां पे सिर्फ मैन एरियाज को छोड़ करके, आप विश्वास करें, वहां पे योगेंद्र जी चलने के लिए रास्ते में 2-2 फीट के गड्ढे हैं, और इतनी माइनिंग होती है वहां पे। भारत को और छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी रेवेन्यू मिलती है। तो जहां उग्रवाद है वहां पे उग्रवाद को खत्म करना पड़ेगा, जहां कॉम्युनल्स है वहां पे कॉम्युनल्स को खत्म करना पड़ेगा, एक भाईचारे के साथ करना पड़ेगा। विकास हमारी नीति है, लेकिन विकास को जो अविकसित राज्य हैं उनको विकास की तरफ अग्रसर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बजाय आप ये सोचेंगे दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज एक बात बताऊं, आज भी राजस्थान के अंदर ऐसी जगह है जहां पे प्रॉपर लाइट नहीं है, तो हमें पहले उसको ठीक करना चाहिए, नहीं कि जयपुर के अंदर सड़कें बनाने से हमारी सुंदरता बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि उद्योगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए हर चीज के अंदर। जैसे आज एक बात बताता हूं, सरकारी डिपार्टमेंट ने कर दिया 60 साल रिटायरमेंट, आज भी इसने ईएसआई और पीएफ 58 साल का रखा है। इसका कारण क्या है कि भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, 60-62 करने की तरफ सोच रही है, और यहां पे हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर रिटायरमेंट 58 साल है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उधर कोई ध्यान ही नहीं देता। मैं ये निवेदन करता हूं आने वाली सरकार से, मैं ये मांग करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो घोषणा पत्र आप कर रहे हो टैक्सेशन के अंदर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आज हमारे ऊपर 25 दिन वर्किंग डे होते हैं और 32 डिपार्टमेंट लगते हैं। क्या 32 दिन के अंदर उसको कम नहीं किया जा सकते डिपार्टमेंट को? एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आता है, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। क्या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एईएन क्या कॉम्पिटेंट नहीं है उसको देने के लिए?
पर्यावरण अलग देते हैं, ईसी अलग देते हैं, क्या उस दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता? एक उद्योगपति मतलब 7 आदमी तो इसलिए रखता है कि वो उन डिपार्टमेंटों के अंदर जा जाके अपने रिटर्न फाइल करता रहे, वो करता रहे। मेरी ये कहना है कि आप जो आपने विभाग खोल रखे हैं उनके अंदर आप ज्यादा बढ़ा दो, बांट दो काम। सरलीकरण भी बहुत सरलीकरण करो उसको, जिसमें हमारे पास ये नहीं हो कि हम उन्हीं में लगे रहे। आज जो भी उद्योगपति राजस्थान के अंदर एसएसआई का मतलब एसएमई का और स्मॉल का जो उद्योगपति है वो तो इन विभागों में लगा रहता है। तो मैं तो ये चाहता हूं इसका सरलीकरण करें। टैक्स चाहे आप 1% बढ़ा दें, हमें उससे कोई गम नहीं है। टैक्स बढ़ेगा, जनता पे बढ़ेगा, लेकिन भोग तो हम रहे हैं उसकी। हमको कोई टैक्स कलेक्शन करने का पैसा थोड़ी मिलता है। हम ये करें उसको सरलीकरण कीजिए, उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। उद्योग बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, मेरा ये मानना है। प्रेम बियानी जी हैं। प्रेम जी, आप तो सीधे एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, बड़ी पीड़ा बताई है सीताराम जी ने। बजट से पहले भी इस तरह की चर्चाएं की जाती हैं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। कई बार ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि राज्य सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो भी सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पे कभी जब चर्चा करते हैं तो हो सकता है कई बार गौर भी किया जाता है इस तरह की चीजों को। आप क्या डिमांड रखेंगे अगर नई सरकार, जो भी कल जिसको बहुमत मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है या टूटी फूटी जैसी भी सरकार आएगी, लेकिन 5 साल के लिए कोई भी सरकार आएगी, पहली तो प्रार्थना हम सब यही करेंगे स्थायी गवर्नमेंट बने, किसी की भी बने, उससे क्या अपेक्षा रखेंगे आप? आपने बिल्कुल राइट बोला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट तभी होता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस तरीके से मैंडेट आया, जिस तरीके से वोटों के अंदर इजाफा हुआ है, लोगों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार बहुत अच्छी स्टेबल सरकार होगी। ऐसे में ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाली सरकार के सामने वो महंगाई को कंट्रोल करना है। करीब करीब जो रोजमर्रा की जो सामग्री है उसके अंदर लगभग 20%, 50%, 40% की तेजी आ गई है। लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया, उसको कम करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसके लिए आरबीआई को ब्याज की दरें कम करनी पड़ेगी और उसके ऊपर उनको विचार करना पड़ेगा। जहां तक टैक्सेशन की पॉलिसी का सवाल है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ टैक्सेशन पॉलिसी 2 और 2 4 वाली है ही नहीं। हम हर जगह के हिसाब से, हर वस्तु के हिसाब से, कमोडिटी के हिसाब से टैक्सेशन के रूल्स फ्रेम कर देते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके के टैक्सेशन है, अलग अलग तरीके से उनका लेने का सिस्टम है। उसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तरीके का टैक्स किया जाना चाहिए। गुजरात मॉडल की बात हो रही है, गुजरात मॉडल के अंदर जो विशेष बात जो है इस पे अगर हम गौर करें तो देखिएगा मोदी जी ने वहां पर सबसे पहले ध्यान दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी कंपनीज थी उनको सबको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और वो ही पॉलिसी उनकी नेशनल लेवल पे लागू होनी चाहिए। जितनी भी पीएसयूज है वो जो नुकसान में चल रही है उनको कॉम्पिटेबल बनाए, वो जो प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला कर सके, इस तरीके की स्थिति उनकी होनी चाहिए। उससे बहुत बड़ा एक हमारा जो है वो सपोर्ट बनेगा इस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के अंदर। दूसरा जो टैक्सेशन के रूल्स है उनका सरलीकरण किया जाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आज की तारीख में, जैसे अभी बता रहे थे हरियाणा में 50,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया, इंडस्ट्री के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि नया एक्विजिशन एक्ट आ गया है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, लेकिन उससे मेरे को नहीं लगता है कि इंडस्ट्री के लिए जमीन उसमें आराम से मिल सकेगी, उसको उन्हें देखना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रह गई वो रह गई सब, अगर मैन्युफैक्चरिंग रेट को, उत्पादन की सीमा को बढ़ाया नहीं गया, जो ड्रॉप आउट हुआ है अभी पिछले टाइम के अंदर उत्पादन के अंदर, उसको अगर बढ़ाया जाएगा तभी हम इकोनॉमी के अंदर सही तरीके से सफल हो सकेंगे। ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी चलिए, सचिंद्र मिश्रा साहब हैं हमारे साथ में। सचिंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स की एक बड़ी समस्या है, अभी भी इन्होंने भी उठाई और अक्सर चर्चा भी होती है, पिछली गवर्नमेंट ने कहा भी, बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन कोई हल नहीं हो पाया। आपको लगता है कि भविष्य की सरकार इस पे कोई गौर फरमाएगी?